नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर आपको खबरदार करने हम आ चुके हैं। नजर डाल लेते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। नेपाल में बारिश के बाद बिहार में बाढ़, कोसी और गंडक समेत तमाम प्रमुख नदियां खतरे के निशान से बाहर। यूपी के कुशीनगर समेत कुछ इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात। नेपाल में अब तक 170 लोगों की मौत। हरियाणा में राहुल गांधी समेत कई नेताओं की आज रैली। नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा हरियाणा टूरिज्म से पहले आरक्षण पर दे जवाब। उधर गठबंधन के लिए आज भी मायावती करेंगी प्रचार। वहीं फरीदाबाद में आप उम्मीदवार प्रवेश मेटल बीजेपी में शामिल। झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली से बड़ा सियासी पारा। आज योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा समेत कई बड़े नेता हेमंत सोरेन सरकार पर बोलेंगे हमला। तिरुपति प्रसाद मामले में एसआईटी की जांच तेज। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर दायर याचिकाओं पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की है मांग। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। अभी तक कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल सहित 3 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यमन में हूती विद्रोहियों पर इजरायली हमले के बाद नए घटनाक्रम। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने विपक्षी नेता को सरकार में किया शामिल, तो बाइडेन ने मध्य पूर्व में युद्ध से बचने की दी सलाह। कहा नेतन्याहू से करेंगे बात। आप खबरें विस्तार से। नेपाल में बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है, जबकि कई लोग लापता हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज एवं बचाव अभियान जारी है। शुक्रवार से पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं। काठमांडू के कुछ हिस्सों में 322.2 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। भूस्खलन के कारण शनिवार से ही राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है और सैकड़ों लोग विभिन्न राजमार्गों पर फंसे हुए हैं। वहीं लगातार बारिश के कारण कुछ नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण देश के कई भागों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई राजमार्ग और सड़कें बाधित हो गई हैं। सैकड़ों घर और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे सैकड़ों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है। वहीं सड़कों के बाधित होने की वजह से हजारों यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। वहीं बिहार में भी बाढ़ से तबाही मच गई है। कई जिलों में घर में पानी समा गया है और लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। सीतामढ़ी जिले के बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण बेलसंड प्रखंड का मंदार तटबंध टूट गया है। हालांकि कोसी नदी और गंडक नदी के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन सुपौल जिले के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के कारण परमान नदी का जलस्तर बढ़ने से अररिया जिले में भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे पहले बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पटना में बैठक बुलाई थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाढ़ के हालात और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में आज से 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। केरल में 64.5 मिलीमीटर से लेकर 115.5 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को भूस्खलन और जलभराव जैसे क्षेत्रों से जाने के बचने के लिए चेतावनी जारी की गई है। साथ ही मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बुलेटिन में अब बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। सबसे पहले बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बजने के बाद से ही पार्टियों ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनावी दंगल का रण जीतने के लिए छोटी से छोटी पार्टी भी पूरे दमखम से प्रचार कर रही है। कांग्रेस का दुर्ग मजबूत करने और भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए आज राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं।
नारायणगढ़ में जनसभा के बाद राहुल गांधी की चुनावी यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस नेता 3 जिलों अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की 6 विधानसभाओं को कवर करेंगे। यात्रा के अंतिम पड़ाव में राहुल गांधी थानेसर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील करेंगे। राहुल की चुनावी रैली में पूर्व सीएम हुड्डा, उदय भान और कुमारी शैलजा भी साथ रहेंगे। वहीं राहुल के हरियाणा दौरे से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पे निशाना साधा है। साथ ही आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के दावों को लेकर सवाल भी किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि उनकी सरकार में पर्ची खर्ची से क्यों नौकरी मिलती थी। वहीं नायब सिंह सैनी से राहुल गांधी से उनकी सरकार के दौरान हरियाणा के किसानों को 2 से 5 रुपए के चेक देने को लेकर स्टैंड क्लियर करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। उन्होंने हिमाचल की खराब अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर आम चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को मतगणना के साथ ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। हरियाणा के दंगल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। मायावती हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। इसी कड़ी में आज वो हरियाणा के करनाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। बता दें कि बसपा और इनेलो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी मैदान में है। आप पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने चुनावी कमान संभाली हुई है और इसी बीच आप पार्टी को चुनावों से पहले एक झटका भी लगा है। फरीदाबाद से आप उम्मीदवार प्रवेश मेटल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि इस समय हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं फरीदा से आप उम्मीदवार प्रवेश मेटल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और आपको बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे बात की जाए अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, तो राज्य में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस चरण में कल 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। इनमें से 16 सीटें कश्मीर संभाग की है और 24 जम्मू संभाग की। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान कल शाम संपन्न हो गया है। इस चरण में 39,18,000 से अधिक मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 61% से अधिक मतदान हुआ है, जबकि दूसरे चरण में 56% मतदान दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ ही होगी। तो ये तो थी जनादेश से जुड़ी कुछ खबरें। आइए अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर यानी चिप निर्माण की दुनिया में भारत कदम बढ़ा चुका है। जल्द ही इसके मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बनेगा। ये अनुमान इसलिए जताया जा रहा है कि बीते 10 साल में भारत ने आर्थिक मोर्चे पर जो उपलब्धि हासिल की है वो वैश्विक मंच पर तहलका मचा रही है। एप्पल 16 की लॉन्चिंग में पूरी दुनिया में दीवानगी ठीक वैसी ही नजर आई जैसी पहले देखी जा चुकी है। कतारें वैसी ही लगी, लोग घंटों लाइनों में खड़े रहे। लेकिन इस पूरी घटना में एक टैग लाइन थी जो पूरी दुनिया में छाई रही और ये थी मेड इन इंडिया। पहली बार एप्पल 16 के प्रो मॉडल तक की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हुई। ये है नए भारत की ताकत। अब देश सुपर कंप्यूटर ही नहीं, क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर बढ़ चुका है। देश में पहली बार सेमीकंडक्टर बनाने का इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ये परिणाम है प्रधानमंत्री मोदी
देश में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए की रक्षा सामग्री का निर्माण किया। महान भारत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिरुपति देवस्थानम मंदिर के लड्डुओं में कथित पशुओं की चर्बी मिलाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद YV सुब्बा रेड्डी ने याचिका दाखिल की है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच की मांग की गई है। वहीं YV सुब्बा रेड्डी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के अधीन स्वतंत्र जांच समिति बनाकर इन आरोपों की जांच कराए जाने की मांग की है। इस बीच मामले में गठित SIT ने अपनी जांच तेज कर दी है। जांच के सिलसिले में SIT कल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अध्यक्ष J. श्यामला राव के घर पहुंची। इस मामले की जांच के लिए SIT ने तिरुपति बालाजी मंदिर जाकर निरीक्षण कर लोगों से बातचीत भी की। बीजेपी समेत तमाम साधु संत और आम लोगों ने इस मिलावट के कारण गुस्सा देखा जा रहा है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश TY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी। पिछले सप्ताह पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 27 सितंबर को निर्धारित सुनवाई को स्थगित कर दिया था। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने पर चिंता जताई थी जिसमें महिला डॉक्टरों को रात में काम पर नहीं रखने की बात कही गई थी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पाया कि CBI की जांच का उद्देश्य हत्या और बलात्कार की घटना की पूर्ण सच्चाई और नई सच्चाई को उजागर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि CBI को पर्याप्त समय दिए जाना चाहिए और समयबद्ध तरीके से जांच को बंद करने का कोई भी प्रयास जांच के उद्देश्य को भटका सकता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर आज सुनवाई होगी। दरअसल अग्रवाल समाज का नाम वोटिंग लिस्ट से काटने वाले बयान से जुड़े मानहानि के मामले में केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल और आतिशी को निचली अदालत ने समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल और आतिशी की ओर से याचिका दायर की गई थी। साथ ही मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने केजरीवाल, आतिशी और अन्य को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था। अब खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली में दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। यूपी CM योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता आज हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलेंगे। असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा
टाटी सिल्वे में और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पश्चिम सिंहभूम में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुमका में परिवर्तन यात्रा कर राज्य सरकार पर निशाना साधेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के भारत मंडपम में आरएमएल अस्पताल के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के स्नातकोत्तर छात्रों के 10वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति आज नियमित भर्ती बैच 2023 के आईपीएस प्रोबेशनर्स से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात भी करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रमुख अमेरिकी और भारतीय सीईओ से बातचीत करेंगे और निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि केंद्रीय मंत्री वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो के साथ भारत अमेरिकी सीईओ फोरम की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दोनों देश सतत आर्थिक विकास करने, व्यापार और निवेश के माहौल में सुधार लाने पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारतीय और अमेरिकी व्यापार समुदायों के साथ संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। यह बातचीत भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूरक शक्तियों और तालमेल का और अधिक लाभ उठाने के तरीकों पर जोर देगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री युवा बिजनेस लीडर्स गोलमेज सम्मेलन और भारत अमेरिका रत्न एवं आभूषण व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस आज से भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह उनकी और जमैका के किसी भी प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। उनका यह दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर होलनेस प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। डॉक्टर होलनेस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। यह यात्रा प्रधानमंत्री होलनेस को अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मिलने, व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत करने का अवसर भी प्रदान करेगी। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी उम्मीद है। भारत और जमैका के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक उनकी इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने, आर्थिक सहयोग बढ़ने और साथ ही जमैका और भारत के बीच दीर्घकालिक संबंधों को मजबूती मिलने की भी उम्मीद है। ट्राम में सवारी के लिए दुनिया भर के लोग कोलकाता पहुंचते हैं, लेकिन अब लोगों को कोलकाता में ट्राम नहीं दिखेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता की ऐतिहासिक ट्राम को बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत अब कोलकाता में एस्प्लेनेड से मैदान तक केवल इसी एक मार्ग पर ट्राम सेवाएं संचालित की जाएंगी। उधर इस फैसले पर लोगों का कहना है कि यातायात की समस्या के लिए ट्राम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। राज्य सरकार को ट्राम सेवाओं को बंद करने के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि 150 साल पुरानी ट्राम सेवा शहर की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है। इस मामले पर परिवहन मंत्री स्नेहशीष चक्रवर्ती ने कहा है कि यातायात की समस्या के कारण ट्राम सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि वाहनों की बढ़ती आवाजाही के कारण एक ही सड़क पर ट्राम का भी संचालन अब मुश्किल होता जा रहा है, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि मामला अभी कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए राज्य सरकार अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। रिवर रिसाइकिल लिमिटेड के सीईओ अंसी मिकोला ने बताया है कि नदियों से इकट्ठा किए जाने वाले कूड़े को बेहतर कामों में उपयोग में लाने के लिए रिसाइकिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रिवर रिसाइकिल लिमिटेड मुंबई और कोचीन के जल स्रोतों से कूड़ा इकट्ठा कर रिसाइकिल कर रही है। Short-term solutions are river cleaners, systems that actually catch floating waste from rivers. These we have active in both Mumbai and Kochi. And the long-term solution is establishing recycling operations that actually make something valuable out of the waste that we currently find in the rivers.
और अब बात मानसून की। देश में इस साल मानसून में सामान्य से लगभग 8% अधिक बारिश हुई है। एक तरफ जहां उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, वहीं पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे देश में 1 जून से 29 सितंबर के बीच औसत बारिश 932.2 मिलीमीटर रही है, जबकि दीर्घावधि औसत 865 मिलीमीटर है। इस प्रकार यह सामान्य से 7.8% अधिक है। साल 2020 के बाद से यह सबसे अच्छा मानसून रहा है। साल 2023 में देश में मानसून के दौरान सामान्य से 5.6% कम यानी कि 820 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 2022 में यह सामान्य से 6.5% अधिक और 2021 में 0.4% अधिक रही थी। वहीं 2020 में देश में सामान्य से 10.5% अधिक बारिश हुई थी। मध्य भारत पर इस बार इंद्रदेव सबसे अधिक मेहरबान रहे हैं। वहीं कृषि के अलावा जलाशयों में जल भंडारण, जलापूर्ति और भूजल स्तर समेत कई दृष्टिकोणों से मानसून पूरे देश के लिए वरदान साबित हुआ है। केरल में इस साल मानसून सामान्य से 2 दिन पहले 29 मई को पहुंच गया था। मौसम विभाग ने बताया कि इस साल मानसून सीजन के अंत में ला नीनो प्रभाव के कारण ज्यादा बारिश की संभावना है। यही कारण है कि मानसून के वापस लौटने में देरी हो रही है। इसका मतलब है कि देश के कुछ हिस्सों में बारिश का मौसम सामान्य से लंबा खींच सकता है। आमतौर पर पूरे देश से मानसून 15 अक्टूबर तक वापस लौट जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।